नमस्कार। आज हम अश्विन सांघी की किताब द अयोध्या अलायंस पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास इस किताब का एक सारांश है और हम कोशिश करेंगे कि इस थ्रिलर में जो मिथक, इतिहास, विज्ञान और राजनीति का एक कह सकते हैं अनूठा मिश्रण है, उसको थोड़ा समझें। हाँ, ये उनकी भारत कलेक्शन श्रृंखला का हिस्सा भी है जो इसे और दिलचस्प बनाता है। सही कहा। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले दावे से। हाँ, वो 7,000 साल पुराने रहस्य वाली बात है ना। बिल्कुल, एक 7,000 साल पुराना रहस्य जिसके बारे में कहते हैं कि रावण ने अपनी मृत्यु के वक्त लक्ष्मण को सौंपा था। सोचिए जरा, रावण और लक्ष्मण। और इस रहस्य को सदियों से द्वैत लिंगम रक्षकों के एक गुप्त समूह ने संभाल कर रखा है। हाँ, तो यहीं से अपनी आज की बात शुरू होती है। ये 7,000 साल पुराना रहस्य आखिर है क्या, और इसका आज के अयोध्या या कह लें भारत से क्या लेना देना है? देखिए, ये वाकई कहानी की बिल्कुल यूं समझिए धुरी है। सारांश के हिसाब से ये रहस्य किसी भूली हुई और शायद बहुत ही उन्नत प्राचीन तकनीक या ज्ञान से जुड़ा है। उन्नत तकनीक 7,000 साल पहले? हाँ, सोचिए ना, रावण जैसा पात्र जिसके पास खुद इतनी शक्तियां और ज्ञान था, वो मरते समय लक्ष्मण को कुछ बता रहा है, तो वो जानकारी कितनी कितनी अहम होगी। ऐसा माना जाता है कि इस तकनीक में अयोध्या के किस्मत बदलने या शायद पूरी मानव सभ्यता के भविष्य को ही बदलने की क्षमता थी। 7,000 साल पुरानी उन्नत तकनीक, ये सुनने में ही कितना रोमांचक और सच कहूं तो अविश्वसनीय सा लगता है। तो आजकल हम भविष्य की तकनीक की बात करते हैं, पर यह कहानी हमें अतीत में झांकने को कह रही है। और ये द्वैतलिंगम रक्षक, ये कौन लोग थे? इनका काम बस इस रहस्य की पहरेदारी करना था। सारांश से तो यही लगता है कि ये रक्षक एक बहुत ही गुप्त और कह सकते हैं समर्पित समूह थे। उन्होंने शायद कोई पवित्र शपथ ली होगी कि ये जो भी ज्ञान है, चाहे विनाशकारी हो या चमत्कारी, इसे गलत हाथों में नहीं जाने देना है। अच्छा। उनका पूरा अस्तित्व ही इसी काम के लिए था, इस रहस्य को पीढ़ी दर पीढ़ी युगों तक सुरक्षित रखना। ये कहानी में न सिर्फ रहस्य का पुट डालते हैं, बल्कि एक ऐतिहासिक निरंतरता का एहसास भी कराते हैं। हाँ, कि कुछ चीजें समय के साथ भी कायम रहती हैं। बिल्कुल। ये विचारी अपने आप में कितना शक्तिशाली है कि ज्ञान को ऐसे गुप्त रूप से बचाया जा सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ अतीत में तो नहीं रहती है ना? सारांश बताता है कि आज के समय में भारत की सीमाओं पर तनाव है। हाँ, और एक महत्वपूर्ण रक्षा परियोजना, हाँ, वही जो देश की सुरक्षा के लिए शायद बहुत जरूरी है, वो फेल होने के कगार पर है। तो ये दो अलग अलग वक्त की कड़ियां, ये जुड़ती कैसे हैं? यहीं पर कहानी का वो आधुनिक थ्रिलर वाला पहलू सामने आता है। अच्छा। सारांश के मुताबिक एक भारतीय उद्योगपति हैं, आदित्य पिल्ली, और एक कोरियाई तकनीशियन सोमी किम। ये दोनों इस असफल रक्षा परियोजना से जुड़े हैं। ठीक है। और किसी तरह उन्हें इस प्राचीन रहस्य की भनक लग जाती है। ओहो। शायद उन्हें लगता है कि इस 7,000 साल पुराने ज्ञान में ही उनकी आज की तकनीकी समस्या का हल हो सकता है, या शायद देश की रक्षा के लिए कोई अनसोचा समाधान मिल जाए। दिलचस्प। आज की हाईटेक समस्याओं का जवाब हजारों साल पुराने किसी रहस्य में, ये तो अश्विन सांघी का जाना पहचाना स्टाइल लगता है। हाँ बिल्कुल, वो इतिहास की गुत्थियों को वर्तमान की चुनौतियों से जोड़ने में माहिर हैं। और ये विचार अपने आप में कितना आकर्षक है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज फिर से खोज सकते हैं। बिल्कुल, कहानी इसी बुनियाद पर खड़ी है कि अतीत सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि वो वर्तमान और भविष्य को भी आकार दे सकता है। तो आदित्य और सोमी का मिशन यही बन जाता है, इस भूले हुए ज्ञान को उजागर करना। लेकिन जाहिर है, जब रहस्य इतना बड़ा हो तो उसे पाने की राह आसान तो नहीं होगी। हाँ, वो तो है। उन्हें एक ऐसे खतरनाक खेल में उतरना पड़ता है जहां अतीत के रक्षक भी हैं और वर्तमान के दुश्मन भी, दोनों ही उनके रास्ते में खड़े हैं। और ये खोज सिर्फ भारत या अयोध्या तक ही सीमित नहीं रहती, जैसा कि सारांश में पता चलता है। इसमें तो कई और अंतर्राष्ट्रीय जगहों का भी जिक्र है। हाँ, और ये पहलू कहानी को एक बहुत ही अप्रत्याशित विस्तार देता है। कैसे? जैसे जैसे आदित्य और सोमी इस रहस्य की परतें खोलते हैं, उन्हें पता चलता है कि इसके धागे सिर्फ अयोध्या तक ही नहीं थे। इसके कनेक्शंस तो कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के पांड्यन साम्राज्य, प्राचीन रोम, सीरिया के दमिश्क, थाईलैंड और यहाँ तक कि कोरिया तक फैले हुए। अरे वाह,
रोम, दमिश्क, कोरिया, ये तो कमाल का फैलाव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये प्राचीन ज्ञान या तकनीक किसी तरह इन सभी जगहों पर पहुंची थी? हाँ, या शायद इन सभी सभ्यताओं के बीच कोई गुप्त रिश्ता था जिसके बारे में हम जानते ही नहीं? सारांश इसी संभावना की ओर इशारा करता है। शायद लेखक ये दिखाना चाह रहे हैं कि प्राचीन दुनिया उतनी बंटी हुई नहीं थी जितना हम आज समझते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हो सकता है ज्ञान का आदान प्रदान गुप्त रास्तों से या किसी खास समूह के जरिए होता रहा हो। ये कहानी को एक वैश्विक कैनवस देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन काल में एक तरह का सीक्रेट्स का ग्लोबलाइजेशन चल रहा था। सीक्रेट्स का ग्लोबलाइजेशन, अच्छा शब्द है। और कहानी 5000 साल, 2000 साल, 900 साल पहले के समय में भी जाती है, जो पाठक को इतिहास की अलग अलग गहराइयों में ले जाता है। ये सुनने में तो बहुत रोमांचक लग रहा है, लेकिन क्या इतने सारे स्थान और अलग अलग टाइमलाइन के बीच कूदने से कहानी थोड़ी उलझ नहीं जाती? मतलब पाठक के लिए इसे फॉलो करना आसान रहता है? सारांश में कुछ कहा है इस बारे में? हाँ, स्रोत इस बात को मानता है। उसके अनुसार शुरुआत में इतने सारे किरदारों, जगहों और समय के बीच आगे पीछे जाने से कुछ पाठकों को थोड़ी उलझन हो सकती है। हाँ, हो सकता है। ये एक जटिल संरचना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद लेखक का इरादा यही दिखाने का है कि इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि कई धागे एक साथ चलते हैं और आखिर में मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, एक अलग तरह की कोशिश है। हाँ, ये एक महत्वाकांक्षी लेखन शैली है जो मिथ, इतिहास और विज्ञान को अलग अलग समय में एक साथ बुनने की कोशिश करती है। जो पाठक धैर्य रखते हैं उन्हें शायद अंत में सब जुड़ता हुआ नजर आता है। जाहिर है, जब दांव पे इतना बड़ा रहस्य हो तो कहानी में सिर्फ खोज और रोमांस ही नहीं होगा, मतलब मानवीय भावनाएं, धोखा, ये सब भी तो होगा। बिल्कुल। सारांश में चाल, धोखा और रहस्य उद्घाटन जैसी बातों का भी जिक्र है। हाँ, कोई भी अच्छा थ्रिलर मानवीय कमजोरियों और महत्वाकांक्षाओं के बिना अधूरा ही रहता है। सारांश बताता है कि कहानी में विश्वासघात है, छिपी हुई मंशाएं हैं और ऐसे मोड़ हैं जो पाठक को चौंका सकते हैं। नायकों को न केवल बाहरी ताकतों से लड़ना पड़ता है जो इस रहस्य पर कब्जा करना चाहती हैं, बल्कि शायद उन्हें अपनी करीबियों के असली चेहरों का भी सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये चीजें कहानी में तनाव और उत्सुकता बनाए रखती हैं कि भाई अगला कदम क्या होगा, किस पर भरोसा किया जाए। और आदित्य और सोमी जो मुख्य किरदार हैं, उनके आपसी रिश्ते के बारे में भी कुछ संकेत है शायद, लेकिन सारांश ये भी कहता है कि उनके बीच के इमोशनल एंगल पर उतना जोर नहीं है। स्रोत का यही आकलन है। ऐसा लगता है कि कहानी का मुख्य फोकस रहस्य की परतें खोलने, तेज गति बनाए रखने और एक्शन पर ज्यादा है। मतलब थ्रिलर वाला पार्ट ज्यादा हावी है। हाँ, शायद इस चक्कर में किरदारों के बीच के भावनात्मक रिश्ते, खासकर आदित्य और सोमी के बीच जो एक रोमांटिक एंगल हो सकता था, उसे उतनी गहराई से दिखाने का मौका नहीं मिला। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करता है कि कहानी का तेज फ्लो और लगातार नए खुलासे पाठकों को बांधे रखने में कामयाब होते हैं। तो शायद ये पाठक की पसंद पर निर्भर करता है कि वो कहानी में क्या ढूंढ रहा है। सही बात है, किसी को गहरा भावनात्मक ड्रामा चाहिए, किसी को तेज रफ्तार थ्रिलर। बिल्कुल। अब उस पहलू पर आते हैं जो इस किताब को शायद और भी खास बनाता है। भारत का प्राचीन इतिहास, धर्म, मिथक और आधुनिक विज्ञान का मिश्रण। ये एक ऐसा एरिया है जहां संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है ना? खासकर जब अयोध्या जैसी जगह केंद्र में हो। हाँ, ये बहुत संवेदनशील विषय हो सकता है। तो सारांश इस बारे में क्या कहता है कि किताब इसे कैसे हैंडल करती है? यहाँ स्रोत एक महत्वपूर्ण बात साफ करता है। उसके अनुसार ऐसा नहीं लगता कि पुस्तक किसी खास राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा जैसे हिंदुत्व या किसी और तरह के अतिवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिखी गई है। अच्छा, ये जानना जरूरी है। हाँ, हालांकि कहानी जिस तरह से प्राचीन भारतीय संस्कृति, मिथकों और प्रतीकों का इस्तेमाल करती है, उसमें एक स्वाभाविक सांस्कृतिक गौरव की झलक जरूर महसूस होती है। तो मतलब ये हुआ कि किताब इन चीजों का इस्तेमाल कहानी को रोचक बनाने, उसे एक सांस्कृतिक पहचान देने के लिए करती है, न कि किसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। ये एक अहम फर्क है। लगता तो यही है। लक्ष्य शायद इन अलग अलग क्षेत्रों, इतिहास, मिथक, धर्म, विज्ञान के बीच जो संभावित संबंध हो सकते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करना है। ये सवाल उठाना है कि एक आधुनिक राष्ट्र अपने इतने समृद्ध और कभी-कभी जटिल अतीत के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है। क्या अतीत प्रेरणा है या बोझ? ये टकराव या तालमेल कहानी के ताने बाने का एक जरूरी हिस्सा बनता है।
और मिथक और विज्ञान का संगम ये हमेशा ही बड़ा आकर्षक लगता है। सारांश में लाइडार और कार्बन नैनोट्यूब्स जैसी आधुनिक तकनीकों का जिक्र है, वो भी एक प्राचीन रहस्य के संदर्भ में। ये कैसे काम करता है कहानी में? यहीं पर लेखक की कल्पना उड़ान भरती है। स्रोत बताता है कि सांघी प्राचीन मिथकों, कथाओं या चमत्कारों को आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने लाइडार का जिक्र किया, जो मूल रूप से लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक है, लेजर से दूरी नापने और नक्शे बनाने का तरीका, या फिर कार्बन नैनोट्यूब्स जो अपने असाधारण गुणों के लिए जाने जाते हैं। हाँ, पता है। तो लेखक शायद ये कल्पना कर रहे हैं कि प्राचीन ग्रंथों में जिस दिव्य अस्त्र या उड़ने वाले रथ या किसी अलौकिक शक्ति का वर्णन है, वो असल में उस समय की कोई उन्नत तकनीक रही होगी। ओहो, जिसे हम आज के विज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि जिसे हम हजारों सालों से मिथक या जादू मानते आए हैं, वो शायद भूला हुआ विज्ञान हो। हाँ, बिल्कुल। ये विचार पाठक को इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। सही कहा। अच्छा, कहानी की अन्य विशेषताओं में समय और संस्कृति की सीमाओं को पार करने का जिक्र तो हमने किया। मुख्य विषय क्या उभर कर आते हैं इसमें? स्रोत के अनुसार कई मुख्य विषय हैं। एक तो है सामरिक संघर्ष। जाहिर है, जब इतनी शक्तिशाली प्राचीन तकनीक दांव पर हो तो कई ताकतें उसे पाना चाहेंगी, जिससे टकराव तो होगा ही। हाँ, वो तो होगा। दूसरा है विरासत। हम अपने अतीत के ज्ञान और परंपराओं को कैसे संभालते हैं, कैसे समझते हैं और क्या उसे दोबारा पा सकते हैं। तीसरा है एकता। शायद कहानी भारत की अलग अलग संस्कृतियों के बीच या वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होने का संदेश देती है। अच्छा। और चौथा है शक्ति। ज्ञान की शक्ति, तकनीक की शक्ति और राष्ट्र की शक्ति। ये सभी विषय मिलकर कहानी को सिर्फ एक थ्रिलर से ज्यादा एक बहुस्तरीय कहानी बनाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे दी अयोध्या अलायंस एक 7000 साल पुराने रहस्य से शुरू होती है, जिसे रावण ने लक्ष्मण को सौंपा और जिसे द्वैत लिंगम रक्षकों ने युगों तक सुरक्षित रखा। हाँ, और फिर वो रहस्य आज के भारत में एक राष्ट्रीय सुरक्षा संकट से जुड़ जाता है। बिल्कुल। और इसकी खोज हमें अयोध्या से लेकर कैलाश, रोम और कोरिया तक की यात्रा पर ले जाती है। इसमें मिथक है, इतिहास है, आधुनिक विज्ञान और तकनीक का एक जटिल लेकिन काफी आकर्षक मिश्रण है। सही कहा। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या निकलता है? ये किताब अतीत और वर्तमान, तकनीक और विश्वास, रहस्य और यथार्थ के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये दर्शाती है कि कैसे प्राचीन ज्ञान या मिथक आज की समस्याओं के समाधान में भी शायद प्रासंगिक हो सकते हैं। और कैसे इतिहास की परतें हमारे आज को लगातार प्रभावित करती रहती हैं। और यहाँ से एक विचारणीय प्रश्न उठता है, जो शायद पाठक अपने साथ ले जा सकते हैं। क्या? इतिहास और मिथकों के इस विशाल भंडार में ऐसे और कितने अनजाने रहस्य छुपे हो सकते हैं? क्या हमारी प्राचीन कथाएं, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ कहानियां मान लेते हैं, वास्तव में किसी भूले हुए ज्ञान, किसी खोई हुई तकनीक या किसी अनधिके इतिहास की ओर इशारा करती हैं? ये सोचने वाली बात है। और क्या आधुनिक विज्ञान और ऐतिहासिक शोध के संगम से हम इन रहस्यों को कभी उजागर कर पाएंगे? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है कि हमारा अतीत शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी, उन्नत और हमारे वर्तमान से जुड़ा हुआ हो सकता है।